नमस्कार मित्रों, ऑथर्स एंड बुक्स के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत विशेष अतिथि हैं, श्री उमेश उपाध्याय जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रण दिया और किताब के बारे में चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठ के बात करना सौभाग्य की बात है। तो ये किताब आप दिखा रहे हैं जी तो बहुत अच्छी बात है। मित्र लोग जब किताब का प्रमोशन करें तो और अच्छा लगता है। जी जी, तो इस किताब का नाम है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। इसका फॉरवर्ड जो है वो श्री एम वेंकैया नायडू, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा है। मैं पहले उमेश जी से आपका परिचय करवा देता हूँ और फिर हम किताब की चर्चा करेंगे। उमेश जी लगभग 4 दशक से मीडिया में हैं। देश के कई प्रमुख मीडिया हाउसेस में प्रधान संपादक की भूमिका निभा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है उन्होंने उच्च अध्ययन किया है। और तभी से लगातार ग्लोबल मीडिया को देखते भी हैं, उन पर टिप्पणियां भी करते हैं और उसकी बहुत गहन समझ भी रखते हैं। और ये अपने तरीके की एक प्रकार से पहली किताब है भारत में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, जो कि विदेशी मीडिया के ऊपर लिखी गई है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, जिसमें कि भारत एक संदर्भ बिंदु है, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे पहले उमेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। और जो है मैं एक और अपने दर्शकों को बता दूं कि रूपा ने ये किताब पब्लिश की है। 495 रुपये इसकी कीमत है। सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये उपलब्ध है। और अमूमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, आप रूपा से डायरेक्ट भी इसको मंगवा सकते हैं। और इस बातचीत के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न ऐसे होंगे जो आप उमेश जी से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम उन प्रश्नों को उमेश जी तक ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि उनका उत्तर आप तक पहुंचाएं। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस किताब का अभी इस समय आना, तो क्या कोई विशेष कारण है और आपको अभी क्या रेलेवेंस इसका लगता है? और इसी के साथ आप ये भी कृपया करके बताएं कि किताब का एसेंस अगर आप हमारे दर्शकों को एक दे सकें। देखिए, किताब अरुण जी ये कभी भी रिलेवेंट होती, ये कभी भी इसकी सार्थकता होती। 1950 में लिखी गई होती तो भी सार्थक होती, और आज से 10 साल बाद भी ऐसे विषय पर लिखा जाएगा तो सार्थक होगा। अभी का कारण क्या है कि अभी मुझे ये मेरा प्रिय अध्ययन का विषय रहा है। मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था तो थोड़ा संदर्भ आपको देना चाहता हूँ। मैंने पुस्तक में लिखा भी है उसके प्रेफेस में कि हुआ कि कॉलेज के समय जब मैं एमफिल कर रहा था तो मुझे कनाडा जाने का टाइम मिला। 1983 की बात है। और उस समय भारत में राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। संदर्भ इसलिए क्योंकि तब भी आप कनाडा जब जाते थे तो कनाडा के एयर कनाडा के अंदर पंजाबी के अंदर अनाउंसमेंट होता था, एयर कनाडा विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। पंजाब कनाडा में बहुत जगह पंजाबी में लिखा रहता है, वहां के रेडियो चलता था, यानी पंजाबियों की एक बड़ी तादाद वहां थी। भारत में उस समय सिख आतंकवाद का एक दौर था, और भारत जैसे लोकतंत्र में पहली बार एक सिख का राष्ट्रपति बनना बड़ी बात थी। कॉलेज में विद्यार्थी था तो मैं जब वहां रहता था तो टोरंटो में और नियाग्रा फॉल्स दो जगह थी जहां मैं गर्मियों में 3-4 महीने रहा। तो मैंने देखने की कोशिश की कि भारत के बारे में कुछ समाचार छपे या। और मुझे ये बहुत जिज्ञासा थी। उन दिनों आप जानते हैं इंटरनेट होता नहीं था, सेल फोन होते नहीं थे, तो अखबार के जरिए ही आपको खबर मिलती थी। हैरानी की बात है कि कनाडा जैसे देश में भी भारत में पहला आतंकवाद के बीच में सिख राष्ट्रपति बना, ये खबर वहां नहीं थी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के, बड़ा अ, और भारत के बारे में सिर्फ एक ही खबर थी वहां कि एक तीर्थ यात्रियों की बस खड्ड में गिर गई थी, उसमें 30 लोग मारे गए थे, ये खबर छपी थी। तो मुझे लगा, थोड़ा झटका लगा। तब से मेरे मन में यह था कि पश्चिमी मीडिया और खासकर डोमिनेंट इंग्लिश मीडिया है, वो भारत के बारे में क्या देखता है, क्या सोचता है। और अभी के संदर्भ की बात करूं तो जब कोविड आया, कोविड के समय हम सबका अनुभव, मतलब जो देखने वाले हैं, आप हैं, हम हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां एक फोन कॉल अभी कुछ परेशानी नहीं हुई हो। यानी ये स्थिति सबकी थी। और मैंने देखा कि सब तकलीफ में थे। एक ऐसी बीमारी आई थी जो कि बाहर से आई थी, भारत में तो बनी नहीं थी ये बीमारी। भारत भी उसका उतना ही शिकार या विक्टिम था जितना दुनिया थी। लेकिन पश्चिम के अंग्रेजी मीडिया ने जो भारत के बारे में लिखना आरंभ किया और लगातार लिखा,
और जब मैं वो देखता था और भारत के लोगों को देखता था, तो मुझे उसे देख के लगता था ये तो पत्रकारिता नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है। आप जमीन की रिपोर्टिंग कर नहीं रहे, आप अपने मन के विचारों को खबर कहकर पेश कर रहे हैं, और ज्यादातर वही हुआ। तो अभी का ट्रिगर यह है, जब मैंने वो देखा और उस तरह की एकांगी, एक जिसको बोलते हैं बायस्ड, एक एजेंडा ड्रिवन, दुराग्रहपूर्ण, जब मैंने वो खबरें देखी, तो मेरे मन में आया कि इस बात को लाना चाहिए, लेकिन इसको पूरे प्रामाणिकता के साथ, रेफरेंसेस के साथ, पूरे साइटेशंस के साथ जैसे किया जाता है। तो इस पुस्तक में आपने देखा ही होगा, आपने पढ़ी अरुण जी, 300 से ज्यादा प्राइमरी सोर्सेस के रेफरेंसेस हैं। तो अभी लाने का तो यही था, इसको लिखने में 2.5-3 साल लगा, और फिर छपने में भी 5-7 महीने लगते हैं। फिर भी थोड़ी एडिटिंग की त्रुटियां रह गई हैं, वो अगले संस्करण में ठीक हो जाएंगी। तो अभी कारण यही था कि और एक शब्द में अगर मुझे ये कहना हो कि बुक का अभिप्रेत क्या है, कहने का मतलब क्या है, वो है कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। मानसिक गुलामी का जो दौर चल रहा है, उसकी ये एक वेस्टर्न मीडिया जो है, पश्चिमी मीडिया जो है, उसका संवाहक है, उसका फ्रंट एंडिंग करता है। तो एक शब्द में मैंने कहा कि ये पुस्तक मानसिक दास्ता के बारे में है, और सिर्फ भारत नहीं, भारत जैसे बाकी जो देश हैं, विकासशील देश हैं तीसरी दुनिया के, उन पर भी ये बात उसी तरह लागू होती है। तो ये जो हम कोलोनाइजेशन की बात करते हैं, कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की, और आपने इस पुस्तक के अंदर जैसे सरदार पटेल का भी उदाहरण दिया है, आपने बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी से ही आपने शुरुआत की है कि तभी से एक वेस्टर्न मीडिया का जो है, और खासकर वेस्टर्न इंग्लिश मीडिया का एक टारगेटेड कैंपेन है भारत को लेकर। तो ये आपको क्या लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासकर 2014 के बाद से जो है, क्या ये कैंपेन बहुत ज्यादा स्केल अप हो गया है? बिल्कुल। 2014 से पहले आप देखें, अगर 2014 से पहले के कई चुनाव देखें, तो भारत के अंदर कोई एक पार्टी की सरकार आई नहीं, गठबंधन की सरकारें थी, जिनमें प्रधानमंत्री उतने सशक्त नहीं होते थे, उतने पावरफुल नहीं होते थे, केंद्र सरकार उतनी ताकतवर नहीं होती। मेरे ख्याल से 1989 के बाद ये पहली सरकार आई, जब आप गिन लीजिए कितने साल हो गए। तो भारत में एक ताकतवर प्रधानमंत्री, भारत की जनता के द्वारा मेजॉरिटी से चुना गया, भारत जैसे लोकतंत्र में, तो उसने जो भारत को प्रस्तुत करना शुरू किया, और मैं ये समझता हूं कि इसको हमें पार्टी से अलग करके देखना चाहिए। कोई भी मेजॉरिटी वाला अगर प्रधानमंत्री आता, तो भारत की विदेश नीति अगर आप देखेंगे, तो मोटे मोटे तौर पर लोगों की एक आम राय रही है 1950 से लेके अब तक, कोई ज्यादा फेरबदल उसके अंदर आया नहीं है। और अभी 2014 के बाद भी नरेंद्र मोदी ने कोई फेरबदल नहीं किया। हाँ, जिनके साथ रिश्ते थे उनको और सुदृढ़ बनाया है। तो 2014 के बाद एक ताकतवर नेता, जिसकी अपनी मेजॉरिटी थी, और 2019 में और वो पुख्ता हुई, तो फिर वो जो नैरेटिव है वो भारत के शक्तिशाली होने के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी उसके प्रतीक है। तो हमने जैसे पहले चर्चा की कि उन्होंने पहले भी टारगेट किया देश के नेताओं को, तो अगर आप वहां के परिदृश्य से देखें, ये लड़ाई एक पार्टी, एक सरकार की नहीं है। मैं इसको बोलता हूं, ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है। पश्चिम का सिविलाइजेशन हमको अपने से कमतर मानता है, हमसे नीचा मानता है। और ये चर्चिल के दिमाग में, जिस चर्चिल ने उस बात को बहुत व्याख्यात किया, 1930 का एक भाषण मैंने उद्धृत किया है, बड़ा भाषण है, सबको पढ़ना चाहिए, आवर ड्यूटीज इन इंडिया। 1930 में वो भारत में जो कर रहे थे उनको अपनी ड्यूटी मानते थे, अपना कर्तव्य मानते थे, जबकि वो यहां लूटने आए थे, यहां शोषण करने आए थे, सब जानते हैं, और कुछ डेटा मैंने उसके अंदर दिया है इसमें। तो ये भाव कि हम कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम पर दया करनी है, हमको कल्चरली सभ्य बनाना है, इसके लिए आए थे वो। सभ्य बनाना है, लूटना है,
और धर्म परिवर्तन करना है। ये उनका एजेंडा था। इस एजेंडे में कोई परिवर्तन नहीं आया, आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तरीके बदल सकते हैं, शब्दावली बदल सकती है, कहने का नए माहौल में नए तरीके से बातें की जा सकती हैं। इस माहौल में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें लगती हैं जिनसे रंग भेद की बू आती है। चाहे वो कोविड के टीके के काल के समय की बातें हो, उद्धरण किया है मैंने, ब्रिटेन ने जैसा व्यवहार किया, तो ये सिविलाइजेशनल जिसको बोलते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, उसके खिलाफ का कैंपेन है। और इस सभ्यता, संस्कृति, विरासत के लिए जो भी खड़ा होगा, चाहे वो गांधी हो चाहे वो मोदी, उसके खिलाफ किसी ना किसी तरह का एक कैंपेन चलेगा। और मेरा डर है कि अभी 2024 के बाद, जैसा कि आकलन है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, यह और ज्यादा प्रखर, तीखा, गहरा होगा, सघन होगा उनका विरोध। और वो विरोध, मोदी एक व्यक्ति हैं वो, लेकिन वो भारत का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, भारत के नेता हैं, भारत की जनता ने उन्हें चुना है। इस बात को रेखांकित करना बहुत जरूरी है। तो जब उनका विरोध करते हैं, आप पॉलिटिकल नीतियों पर विरोध कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना ही चाहिए, हम लोग भी करते हैं, सब पत्रकार करते हैं। लेकिन हम कभी, कोई भी हमारी सक्सेस होगी, कोई भी सफलता होगी, चंद्रयान जाएगा तो आप मतलब क्या बोलते हैं, शादी के समय रुदाली करना, ये पश्चिम का मीडिया करता है ना। अब मंगलयान गया तो मैंने उदाहरण दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कार्टून छापा, कार्टून अगर आप उसको देखें, अगर आप दिखा सकें, वो मिल जाएगा आपको। तो एक भारत को कैसा दिखाया गया है, घुटने तक धोती पहने हुए, टोपी लगाए हुए, एक छोटी सी मतलब बंडी पहने हुए, और साथ में डंडा लिए और गाय लिए हुए, और एक क्लब है, एलीट क्लब, स्पेस क्लब, उसको खटखटा रहा है। दो लोग हैं अपना टाई सूट में, जो कि कोकेशियन लगते हैं, वो शराब पी रहे हैं, और उनके पास ग्लास लगे हुए हैं, और वो उसमें अंदर आने नहीं दे रहे। कितना रंगभेदी कार्टून है ये। लेकिन आप भारत की हर सफलता को ऐसे ही करके देखेंगे। इसके खिलाफ ये किताब है। हम एक ताजा उदाहरण रशिया यूक्रेन वॉर का लेते हैं। आपने इस पुस्तक में उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है कि इट्स अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, कि ये किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया के बायस को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इसके ऊपर अगर थोड़ा सा जो है वो क्योंकि ये अभी भी चल रहा है और काफी रेलिवेंट, और मुझे लगता है स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो इससे और ज्यादा कोरिलेट भी कर पाएगी। किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को आपने परत दर परत जो है उसमें जो मल्टी लेयर्ड एक जो है नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की गई है भारत के खिलाफ, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा बता सकें। अब आप, बिल्कुल अरुण जी, एकदम, मैं संभव होता तो एक पूरा चैप्टर लिखता है इसके बारे में, लेकिन किताब रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में नहीं थी, इसलिए इस बात को छुआ है। लेकिन उसमें जो बातें मैंने रेखांकित की हैं वो क्या है। रशिया यूक्रेन युद्ध यूरोप के दो गोरे देशों के बीच की लड़ाई है। दो दो गोरे देशों के बीच की लड़ाई को आप दुनिया की लड़ाई बताना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे आप सोचिए। सोचिए ही नहीं, आप वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। क्या कीजिए? आप रूस से बातचीत करना बंद कर दीजिए, रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए। क्यों भाई, किस लिए बंद कर दें? हमारा पुराना मित्र है वो, हमारा उसके साथ लेना देना है। और अगर समझिए कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई, अगर आपको इतना ही डर था भारत जैसे देश का, तो भारत को सस्ती कीमतों पर तेल दे देते। अमेरिका में तो सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं दुनिया में, सब जानते हैं। तो हमसे इतनी हमदर्दी थी, तो हम उसके पीड़ित थे, परेशान थे। उस पर आप ये कह रहे हैं कि आप दो और लड़ कौन रहे हैं आप? हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन हम आपका साथ ले। और वहां के अखबार कह रहे थे, लगातार लिख रहे थे कि भारत को कहां खड़ा होना है ये बताना पड़ेगा, इतिहास ये तय करेगा, ये उसकी नैतिकता है। जर्मनी में गर्मी और जब सर्दियां थी तो रूस से बाकायदा गैस आ रही थी। हम पर यह तोहमत, और वो भी मीडिया के द्वारा लगातार, उसके माध्यम से हम पर दबाव,
यह कैसी पत्रकारिता है भाई। और उससे पहले, हाँ आप। अब मैं वही इसी के साथ जुड़ना चाहता था कि आप इसी को ही आगे बढ़ाएं, लेकिन एक छोटा सा और जो क्वेरी है मेरी, कि क्या जो वेस्टर्न मीडिया है, इज इट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेस्टर्न स्टेट, जो है, जो वहाँ के देश हैं, जो उनकी डीप स्टेट है, जो उनकी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंसीज हैं, और जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कुछ पर्टिकुलर खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो डीप स्टेट का एक वो है, उनका अलाइनमेंट है आपस में, या जो वेस्टर्न जो स्टेट है और वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसका एक अलग व्यू पॉइंट है, और जबकि इस वेस्टर्न मीडिया का बायस अलग है? मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। वेस्टर्न मीडिया, और मेरा मानना है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद की उपज है वो। साम्राज्यवाद के कारण साम्राज्यवादी हितों को सुरक्षित रखने के लिए वेस्टर्न मीडिया का उदय हुआ। वो तीसरी दुनिया के देशों में इसलिए नहीं आए थे कि जैसा है, जैसे वो समाज है वैसा देखना है। उन्हें उन्हें अपने देशों में यहाँ के लोगों को दिखाना था। एक दूसरा दूसरा था कि वो बाजार ढूंढने आए थे। ज्यादातर कंपनियां बनी थी जब वेस्ट के एक्सप्लोरर्स यहाँ आए थे। वास्को डी गामा हो, कोलंबस हो, एच.एम. स्टैनले हो, नाम ले लीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट एशिया कंपनी, वगैरह वगैरह। इन कंपनियों में जो पैसा लगा था वहां के राजा का, वहां के धनवानों का लगा था। उनको उसकी रिपोर्टिंग चाहिए थी कि भैया हमारा कंपनियों में जितना इसमें पैसा लगा है ना, वो ठीक है कि नहीं है। इसलिए आप जो नकारात्मकता का स्वर देखते हैं पूरे मीडिया के अंदर, हमको भी यही पढ़ाया गया, गुड न्यूज इज नो न्यूज, है ना। और आप सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक एक दूरबीन लेके बैठ जाते हैं कि यार कहीं कोई गड़बड़ी तो दिखे। तो इन्वेस्टर्स को, जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स थे, यूरोपियन इन्वेस्टर्स थे, उनको ये खबर चाहिए थी। कहीं बाढ़ हो गई हो, कहीं युद्ध हो रहा हो, कोई दुर्भिक्ष आ रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, उनका पैसा तो नहीं डूब रहा। तो पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया का जो संस्कृति है, जो चाल चलन है, उससे निकला है। पहली बात तो ये साम्राज्यवाद की उपज है। दूसरी बात, इसका रोल भी यही है कि जो एग्जिस्टिंग पावर बैलेंस है दुनिया का, उसको वैसे का वैसा बनाए रखना, उसको गड़बड़ नहीं होने देना। नहीं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में वो क्यों हमें भाषण दे रहे थे? यही बता रहे थे कि देखो भैया, एग्जिस्टिंग पावर बैलेंस को खत्म नहीं करना है, उसको हिलने नहीं देना है किसी भी तरीके से। इसलिए उनका सारा, अगर आप इतिहास देखें तो वही दिखता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह संभव नहीं था कि इन कॉलोनीज को कब्जे में रखा जाए। फिजिकल कब्जा दे दिया, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपक्रम हैं। सिनेमा, संगीत, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, और उनका देखने का नजरिया, और वो ठीक है, उनका देखने का नजरिया पश्चिम का है हमारे समाजों की तरफ। और मैं जब हमारे समाजों की बात करता हूं, मैं अपनी भी बात करता हूं, बाकी देशों की भी बात करता हूं। एक उदाहरण उसमें उगांडा का है। उगांडा की एक कविता है, ओटोकबे पे ओटेक की कितनी शानदार कविता है, वो मैंने उद्धृत किया उसके अंदर। उन समाजों का भी वही हाल है। तो पश्चिम के मीडिया का ये सोच रखना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अपने स्ट्रक्चर को बना के रखना है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तकलीफ की बात है। और ये किताब उस बात को पूरी तरीके से एक शोध के साथ प्रस्तुत करती है। उमेश जी ने जिस कविता की बात की वो चैप्टर 7 में है, और जो चैप्टर 7 किताब का स्टार्ट होता है, जो अंतिम चैप्टर है, और 138 नंबर पृष्ठ पर है। मैं ये इसलिए भी चर्चा में ये कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन पुस्तकों की समीक्षा बिना पुस्तकें पढ़े कर दी जाती है। तो ये है कि आप तो हमने पुस्तक पढ़ी है, और इसलिए अगर पुस्तक की तारीफ में कुछ बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो जो है वो एक एविडेंस बेस्ड बात है। ये कविता मैं बता देता हूं, जी थोड़ा जी बीच जी में आपको रोक रहा हूं। जी ये जी। कविता मैंने पूरी किताब पढ़ी, सॉन्ग ऑफ लवीनो, सॉन्ग ऑफ ओकोल। और वो ये है कि एक युगांडा का एक पति है, एक पति पत्नी है, लवीनो पति पत्नी है, वो ओकोल उसका पति है। ओकोल चला जाता है विदेश बाहर पढ़ने के लिए। पढ़ के जब आता है तो वो सूट बूट पहन के आता है, टाई पहनता है, और वो कहती है
कि इतनी गर्मी के अंदर जब तुम्हारा पसीना चू रहा है ये टाई क्यों पहने हो, लेकिन उससे पुरानी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो एक और स्त्री को लेकर आ जाता है जो वो समझता है कि पाश्चात्य है, जो उसके जैसी नहीं है। तो पूरी कन्वर्सेशन है इस किताब को, और पूरी को आप पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ लविनो एंड सॉन्ग ऑफ ओकोल, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे वो देख के लगा ये तो हमारे बारे में ही बात हो रही है भाई, हमारे लोग भी तो ऐसे ही हो जाते हैं ना। मैं जेएनयू में पढ़ता था और ये बड़ी किस्सा कहना चाहूंगा, जब 3 महीने के फील्ड ट्रिप के लिए जाया करते थे कुछ पीएचडी करने, एमफिल करने के लिए, तो लोग जब वापस आते थे तो उनका एक्सेंट बदल चुका होता था, और ये आप सबने देखा होगा। और भाई इतना काय को एक्सेंट में बोल रहे हो। आजकल तो हेथरो के ऊपर से अगर फ्लाइट चली जाए तो उतरते हुए लोगों का एक्सेंट बदल जाता है। यू बिकम मोर लॉयल देन द किंग। अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वैसा व्यवहार करना थोड़ा गड़बड़ करता है, और उसमें फिर अपनी संस्कृति का, अपने देश का सब कुछ खराब मानना। और एक ऐसा आभिजात्य वर्ग पैदा हुआ है देशों के अंदर जो सबसे पहले खड़ा होता है इन सब चीजों के लिए, यह मानसिक गुलामी की बात है। तो इसी पे मैं अपना अंतिम प्रश्न आपके साथ करना चाहता हूँ। जो आपने अभिजात्य वर्ग की बात की, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या भारत में जो जनमानस है वो ग्लोबल मीडिया में जो भी छपता है उसका उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अब खासकर डिजिटल जो है वर्ल्ड आने के बाद इंटरनेट पर सारी चीजें जो है वो उपलब्ध होती हैं। गार्जियन में अगर कुछ छपता है या वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है तो पहले सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब जो है वो पहुंचता है, खासकर यंगर जनरेशन की अगर मैं बात करूँ। और दूसरा ये है कि क्या भारत के अंदर से भी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक यहाँ भी एक इकोसिस्टम है, क्या भारत के अंदर भी कोई ऐसा एक इकोसिस्टम है जो वेस्टर्न मीडिया के जो है नेगेटिव नैरेटिव को सपोर्ट करता देखिए, आपने अभी अरुण जी बात की कि ये आज का जमाना है और इस कारण से चीजें जल्दी पहुंच जाती हैं। तो मुझे लगता है आज का जमाना है, जल्दी पहुंचती हैं तो सोचने समझने का थोड़ा अवसर भी मिलता है। असली बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव बहुत इंपैक्ट करता है हमारे जैसे समाजों को। एक बात, दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के पावर इंस्टीट्यूशंस, इन सब के ऊपर पश्चिम का कब्जा है। इसलिए जो मैंने सरदार पटेल का जिक्र किया उसमें घटना का, पूरी घटना अभी बताने का समय नहीं है। सरदार पटेल के बारे में ब्रिटेन के अंदर क्या राय बनी गई, वहां के अखबारों को पढ़ के राय बनी, और उनको समझा गया कि वो विलेन है, जबकि भारत में वो हीरो थे, राज्यों का एकीकरण कर रहे थे। एक ऐसी छवि बना दी गई। इसलिए वहां के एक नागरिक ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप कैसा बोलते हैं भाई, ये उसका वर्णन है इसमें। दूसरा, तीसरी दुनिया के सब देशों को इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से काम पड़ता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट एजेंसीज, यूएनओ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मानवाधिकार आयोग, इनकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जब ये नैरेटिव क्रिएट होता है तो इसका असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, वहां के जनमानस पर असर पड़ता है, वहां वोट देते हैं, नीतियां तय करते हैं। अब हम भारत की बात आते हैं। भारत में, भारत जैसे देशों में इन इन अखबारों की, इन मीडिया संस्थानों की आमतौर से बहुत कम प्रेजेंस होती है। और वो करते क्या हैं, उनके 1-2 नुमाइंदे यहाँ होते हैं, और वो भी 2-3-4 साल के लिए यहाँ आते हैं, और वो भारत के एक्सपर्ट बन जाते हैं। उनका चलना फिरना, घूमना फिरना होता है एक बहुत छोटे से तबके के बीच में। जबकि भारत बहुत स्तरीय समाज है, मल्टी लेयर्ड जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन वो 2-4 मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर के 5-7-10 किस्म के लोगों से मिलने के बाद एक राय बनाते हैं। वो भारत नहीं है। भारत टियर 2, टियर 3 गांव में बसता है। भारत को वो समझते नहीं है। लेकिन उनका 1-2 नुमाइंदा होने के बावजूद वो जो लिखते हैं, वो भारतीय अखबार उठाते हैं, भारतीय पत्र पत्रिकाएं उठाती हैं। आपने गार्डियन की स्टोरी का जिक्र किया, और हु केयर्स अबाउट गार्डियन, लेकिन उसमें वो जो छपा वो पाकिस्तान के अखबारों में भी छपा, हमारे यहाँ भी छपा। तो अपने यहाँ गार्डियन को किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गार्डियन की जो खबर का इंपैक्ट हुआ, और ये भी एक मानसिक दास्ता का ही विषय है ना। यानी किसी ने प्राइमरी सोर्सेज से पाकिस्तान में, यहाँ हमारे यहाँ नहीं बात की,
उसने पता नहीं 3 4 5 लोगों से बात कर ली और उसके हिसाब पर एक खबर लिख ली, और हम सब ये मानकर चल रहे हैं यार इसमें तो दम है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो उसका जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए वहां क्या लिखा जाता है, क्या कहा जाता है, ये बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसका अध्ययन जरूरी है, तभी शायद आप उसका परिष्कार भी कर पाएंगे। मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, क्योंकि पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं, उमेश जी जिस खबर की चर्चा कर रहे थे, गार्जियन में 2 3 दिन पहले ये समाचार छपा है जिसमें कहा गया है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान और कुछ जो है दूसरे देशों के अंदर जाकर जो है वहां पर जो है अपने ऑपरेशंस कर रही हैं, और जो वहां पे कुछ लोगों की मौत हुई है जिनमें कुछ टेररिस्ट भी थे। आतंकवादी जो हैं। जी, आतंकवादी थे, तो उन्होंने उसको कहा है, और जबकि उसके अंदर कोई, उस खबर के अंदर उन्होंने खुद ही ये लिखा है कि ये उन्होंने जो पाकिस्तान ने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए उसके आधार पर मूलतः वो खबर लिखी गई है। तो ये खबर थी जिसके संदर्भ में उमेश जी कहते हैं। उमेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि भारत का मीडिया बाजार इतना बड़ा है, और अब यहाँ पर बड़े बड़े जो है प्लेयर्स मीडिया के हैं, और तो हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं बिल्ड कर पाए, ये सब बातें अभी बेमानी है, लेकिन इन फ्यूचर जो है इसका एक तो सॉल्यूशन आपको क्या नजर आता है जो ये वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव को टैकल करने का, अगर हम विशुद्ध रूप से भारत के नजरिए से देखें, और क्या उसके लिए थोड़ा सा आप अगर एक ब्लूप्रिंट ब्रॉडली कर सके, ताकि मैं चाहता हूं कि ये चर्चा, हमारी कोशिश रहती है कि चर्चा केवल एक चर्चा मात्र तक सीमित ना रहे, वो आगे चर्चाओं को और जन्म दे, इट शुड किक ऑफ अ डिबेट एटलीस्ट। जी। देखिए, पूरी दुनिया को अरुण जी आवश्यकता है कि एक न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर क्रिएट हो, यानी सूचना व्यवस्था का एक नया तंत्र हो जो हमें हमारी तरीके से देखे। हमारी जो गलतियां हैं वो भी बहुत होंगी, हमारी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा समाज है, बड़े सारे प्रॉब्लम है, बड़े सारी चीजें, लेकिन उनको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। तुम उस पर चश्मा ना लगाओ ना, इसको वैसा देखने का, जो जैसा है वैसा देखने का एक तंत्र चाहिए, उसको एक रंगीन चश्मे से देखने वाला तंत्र नहीं चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, और उस तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला सिस्टम चाहिए। ये सरकारें नहीं कर सकती, ये सरकारों का काम नहीं है। आपने पहला प्रश्न पूछा था कि एक डीप स्टेट होता है, वो समाज करते हैं। हमारा समाज जो है मूलतः क्या बोलते हैं, बहुलवादी समाज है, इंक्लूसिव समाज है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारा समाज ऐसा है, बहुलवादी समाज है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो मैं ये कहता हूं अपने जो आखिरी चैप्टर है उसके अंदर, कि ये जो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर है, जिसमें पश्चिम की सरकारें और पश्चिम की कुछ कंपनियां, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की आपने बात की, तो 4 5 कंपनियां दुनिया की आज इतनी बड़ी ताकतवर हो गई हैं। आप ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, ये एकांगिक रूप से ही सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। दुनिया मानवता की सभ्यता में इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन क्यूरेशन का इतना मोनोपोलाइजेशन और कार्टलाइजेशन कभी नहीं हुआ जितना आज है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि भारत के पास अब थोड़ा पैसा भी है, भारत के समाज के पास, भारत के पास मैन पावर भी है, और जिसको बोलते हैं नैतिक आधार भी है, नैतिक लोकतांत्रिक बहुलवादी होने का आधार भी है। हमारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट मीडिया भी है, जिसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तरीके हैं। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, नए नए नाम देते रहे, लेकिन एक 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 फूलता फलता बगीचा है हमारे यहाँ, जिसमें अलग अलग शेड्स हैं। तो भारत इस स्थिति में है। भारत का समाज, बृहद समाज, समाज के अंदर का मतलब भारत के व्यापारी, भारत का अर्थतंत्र, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के इंजीनियर्स, ये सब हैं। ये जरूर आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अकेले ये सरकार के बूते नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी इंफॉर्मेशन के काम को सरकार के बूते छोड़ेंगे वो अच्छा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन बृहद समाज जिसे हम बोलते हैं, पूरा इकोसिस्टम एक ऐसा क्रिएट करना, और मुझे लगता है टाइम इज राइट नाउ टू डू दिस, एंड आई एम श्योर
India can do it, and I wish and I hope it will do it. तो इस आशावादी जो है नोट पर, इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, ये पुस्तक है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। उमेश जी की पहली पुस्तक है ये, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उमेश जी से जल्दी हमें अगली पुस्तक भी जो है देखने को मिलेगी। इसका हिंदी अनुवाद भी शीघ्र आने वाला है, लेकिन आप अंग्रेजी में इसको जरूर पढ़ें। बहुत ही एक जिसको आप बोलते हैं कि पुस्तक का जो शिल्प है, जो क्राफ्ट है इसके अंदर जो है, एकेडमिकली बहुत साउंड किताब है, लेकिन लिखी एक जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में गई है, जिससे कि कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी अगर पुस्तक को उठाएगा तो वो भी उसको समझ सकता है। एंड इट इज लाइक अ रेसी थ्रिलर, इट डजंट बोर यू। वरना कई बार नॉन फिक्शन जो किताबें होती हैं तो थोड़ा आपको बोरियत कर देती है। दिस आई कैन टेल यू विद, एंड एज एन ऑथर आई कैन टेल यू विद सम मॉडेस्टी एंड सम अथॉरिटी कि दिस इज द मीडिया के ऊपर दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट बुक विच आई हैव रेड ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। तो उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जल्दी ऑथर्स एंड बुक्स के नए एपिसोड में एक नए ऑथर के साथ जो है आपके सामने आएंगे और एक नई पुस्तक पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।